हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सार्थक क्लासेस बाली में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम रिवीजन क्लासेस को आपको यूट्यूब पे सबको प्रोवाइड करवाई जाएगी और सभी लोग काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि रिवीजन क्लासेस सर आप कब चलाएंगे। एक बार हम आपके तरफ से एक बार आप करवा दीजिए ताकि हम हमारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकें। उसी सीरीज को हम आगे चलाने के लिए हमारे फर्स्ट क्लास लेके आ रहे हैं। जो हमारी जो फर्स्ट क्लास है वो हमारे सिलेबस के अंदर जो 80 मार्क्स के अंदर से अप्रोक्स 6 टू 8 मार्क्स कवर करेगा। 6 टू 8 मार्क्स कवर करने वाला जो हमारा ये चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको अपन फंडामेंटल बोल सकते हैं या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म बोल सकते हैं या इंट्रोडक्शन के साथ में फंडामेंटल बोल सकते हैं। जो भी लिखा हुआ हो अपन वो चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। देखिए मेरी बात सुन लीजिए पहले आप। सबसे मेन मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ वो सबसे पहले फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अगर बोर्ड एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सिलेबस को भी समझ लेना चाहिए। हमारी जो पार्टनरशिप की बुक है, जो पार्टनरशिप की बुक है अप्रोक्स वो है 36 मार्क्स की। तो क्या 36 मार्क्स किसी एक चैप्टर में से आ सकता है कि पॉसिबल ही नहीं है। इतने सारे चैप्टर है, इंट्रोडक्शन है, बोरिविल वाला है, चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर और डेथ ऑफ द पार्टनर एंड लास्ट डिसोल्यूशन। इन सभी चैप्टर में से मिला के अपन को 36 मार्क्स मिलने वाले हैं। लेकिन अब इस चैप्टर का कितना वेटेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा जो स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है एक स्लाइड लगा रखी है, वो थोड़ा सा मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन है बता देता हूँ। देखो मैं पहले ही बता देता हूँ कि हमारी बुक जो आती है टीएस ग्रेवाल के, देखते हैं हम तो टीएस ग्रेवाल को फॉलो करते हैं या डीके गोयल को फॉलो करते हैं। उसमें बहुत सारा कंटेंट थ्योरी का भी होता है। देखिए मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर मान लीजिए अगर आपको अपनी बुक से पढ़ते हो तो थ्योरी में वही चीज पढ़ो जो आपके टीचर बताते हैं, क्योंकि इतनी सारी थ्योरी पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं है। क्योंकि 80 मार्क्स में से आप पेपर देख लीजिए पिछले सालों के, उसमें आपको ना के बराबर थ्योरी मिलती है। लिखने का तो कुछ भी नहीं है, 20 एमसीक्यू है। पेपर पैटर्न तो पता थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 34 क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है बेटा? 34। इसके दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा वो बनते हैं एक तो कंपनी से रिलेटेड और एक पार्टनरशिप से रिलेटेड। ये दोनों बुक्स के क्वेश्चन जो आते हैं वो सारे के सारे पार्ट ए में आते हैं। और पार्ट बी में जो आता है वो आता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारा सेकंड पोर्शन रहता है। ये कितने मार्क्स देके जाता है? पार्ट बी 20 और ये पार्ट ए 60। 60 में कंपनी कितने मार्क्स की है? 24 मार्क्स की। और पार्टनरशिप कितने मार्क्स की है? तो 36 मार्क्स की। देखो ये मार्किंग का अपन पैटर्न इसलिए बता रहे हैं बेटा क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसका इंपॉर्टेंस कितना है। सबसे पहले आप मेरी जो स्लाइड है, जो मेरी रिवीजन क्लास है, उसको देख लीजिए आप पहले तो, कि मैं जो शुरू कर रहा हूँ उसका नाम मैंने लिख लिया है इंट्रोडक्शन या फिर फंडामेंटल। देखो मैंने लिखा है बेटा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म और उसमें हेडिंग डाली है फंडामेंटल्स। हम थोड़े फंडामेंटल सीखेंगे। जब आपको पार्टनरशिप भी तैयार करनी है तो फंडामेंटल तैयार करने पड़ेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, वो चाहे फंडामेंटल आप आज तैयार करेंगे आपको लास्ट तक हेल्प करेंगे। आज आप इंटरेस्ट कैपिटल आज निकालने लगेंगे, आपको रिटायरमेंट में भी बेनिफिट मिलेगा, डेथ में भी बेनिफिट मिलेगा। मेरे कहने का मतलब फंडामेंटल आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो हमारा ये चैप्टर है, मैंने जो पहली स्लाइड है इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, उसमें थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे। थ्योरी पोर्शन में अप्रोक्स 1 to 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मैं बता रहा हूँ फिर से, थ्योरी में कोई भी सब्जेक्टिव नहीं आता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और वो भी प्रैक्टिकल बेस होगा, प्योरली थ्योरी नहीं होगा। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी अपन डिस्कस करते चलेंगे। तो सर करिए, शुरू करिए आप। तो देखिए थ्योरी में जो टॉपिक कवर करने हैं उसमें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हम क्या क्या टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले हमें पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है हमारा? तो आपसे पता होना चाहिए, सबको ही पता है कि पार्टनरशिप एक्ट जो हम पढ़ेंगे, मैं जितनी भी चीजें बताऊंगा वो सब पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से बताऊंगा। किसके हिसाब से बताऊंगा? मैं जो भी बातें करूंगा, मतलब मैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताऊं, चाहे या हो सकता है पार्टनरशिप के अंदर अलग कुछ कॉन्सेप्ट बताऊं, तो ये सारे के कॉन्सेप्ट मैं जो बताऊंगा वो मेरे हिसाब से नहीं बताऊंगा, इस एक्ट के हिसाब से बताऊंगा। और वो एक्ट कौन सा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। तो हम सबसे पहले जो पॉइंट की बात करेंगे, आपको एक बात याद रखनी है, वो याद रखनी है कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। उसके बाद में पार्टनरशिप की छोटी सी मीनिंग है, डेफिनेशन है, देख लेंगे। लेकिन वो डेफिनेशन किस में दे रखी है, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, याद रखिए बेटा, सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या दे रखा है उसमें? पार्टनरशिप की मीनिंग या फिर डेफिनेशन दे रखा है। फिर उसके बाद में थोड़े हल्के फुल्के फीचर देख लेंगे, पार्टनरशिप डीड को देख लेंगे। और पार्टनरशिप डीड क्या चीज होती है ये तो देखेंगे ही देखेंगे।
अगर मान लीजिए कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाता है तो उसके अब्सेंस में क्या क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं उसको जरूर देखेंगे। मैं आपको पहले बताता हूँ, मैं जो इतना बोल रहा हूँ उसमें से मैं ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको यही चीज पढ़नी है, दूसरी चीजें नहीं पढ़नी है। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बहुत सारी चीजें आपके लिखा होगा, पार्टनर्स का राइट वगैरह कुछ नहीं पढ़ना, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अपने टीचर पे विश्वास करते हैं तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि थ्योरी बहुत सारे मैटर लिखा हुआ है। आप देखोगे पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर जो खोलोगे उसमें 4 5 6 पेज इतने छोटे छोटे अक्षरों में क्या लिखा होगा, थ्योरी लिखा होगा। नहीं पढ़ना है अगर आपको विश्वास है तो। सबसे पहले क्या पढ़ लीजिए, थोड़ा एक्ट देख लीजिए। पार्टनरशिप की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, पार्टनरशिप की डेफिनेशन नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा सर, अरे पार्टनरशिप की डेफिनेशन कौन से सेक्शन, कौन से सेक्शन में दे रखी है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कौन सा सेक्शन है जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बारे में बताता है, तो वो सेक्शन 4 है। उसके पार्टनरशिप के कुछ फीचर हैं, और फीचर भी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको फीचर लिखने पड़ेंगे, नहीं, उस फीचर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो बता दूंगा। पार्टनरशिप डीड को देखना है, और अगर पार्टनरशिप डीड को अगर पार्टनर नहीं बना पाते हैं, एब्सेंस रह जाता है, तो हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ प्रोविजन दे रखे हैं, उन प्रोविजन को अपन 5-10 मिनट में डिस्कस करेंगे। ये मान के चलिए कि जो यहां से लगाकर यहां तक का जो टॉपिक है वो अप्रोक्स 10 मिनट का है। ऐसा नहीं कि आधा घंटे 1-1 घंटे तक आप थ्योरी पढ़िए। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट से जिनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। बच्चा शुरू करता है, बोले आज मैं रिवीजन शुरू कर रहा हूँ, और पहला थ्योरी पूरा पढ़ेगा, इंट्रोडक्शन वगैरह सारा थ्योरी पढ़ेगा, उसमें पार्टनरशिप डीड के क्या क्या चीजें आती है, क्या लिखना है, फिर पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में क्या चीज होती है, सब पढ़ना है। लेकिन किसको ज्यादा जोर देना है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, इसको ज्यादा जोर देना, बाकी आप अपनी इच्छा से अपनी तरफ से बुक से पढ़ते हो तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा है, प्लस ही है, कोई माइनस नहीं है, लेकिन इतना पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा। प्रैक्टिकल पोर्शन में देख लो, फर्स्ट टॉपिक जो हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है। फर्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है। सेकंड है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड जर्नल एंट्रीज, किसके रिलेटेड, पार्टनर्स लोन से रिलेटेड है। उसके बाद में एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, अगर पार्टनर हमारी फॉर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है उसको इंटरेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा आपको। प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड है, एक फिक्स एक फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। उसके बाद में हमारा अगर कोई पार्टनर को गारंटी दी जाती है तो उसको हम बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट, और लास्ट है पास्ट एडजस्टमेंट। तो देख लीजिए कितने टॉपिक है, ये अपन को लास्ट क्लासों में क्या करना है, रिवाइज करना है। लास्ट क्लासों में क्या करना है, रिवाइज करना है। देख लीजिए पहले तो आप कि टॉपिक कितने गए। पार्टनर्स लोन का टॉपिक बहुत छोटा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ा सा बड़ा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बड़ा है। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल बनाना आना चाहिए, उसके बाद में लास्ट गारंटी एंड पास्ट एडजस्टमेंट। ये टॉपिक है हमारे प्रैक्टिकल, ये आपको आने चाहिए, और ये आते हैं तो मैं बताता हूँ आपके अप्रोक्स 6 to 8 मार्क्स कवर कर देगा। 6 से 8 नंबर आपके आ जाएंगे। कितने नंबर आ जाएंगे, 6 to 8 मार्क्स, 6 से 8 नंबर आ जाएंगे। और हर किसी बुक में, हर किसी बोर्ड में यही सिलेबस चलता है, यही टॉपिक पढ़ने आपको। बोले ठीक है सर करो, शुरू करो। थोड़ा थ्योरी का है, वो स्लाइड बता रहा हूँ आपको, मीनिंग एंड डेफिनेशन ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बताता हूँ, जो काम की चीजें बताता हूँ। जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसका जो सेक्शन है वो 4 है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। सेक्शन 4 कौन सा है बेटा, पार्टनर्स आपसे बोले जाएगा कि सेक्शन 4 का जो रिलेशन है वो किसके साथ में है, आपको बताना है सेक्शन 4 किससे रिलेटेड है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन से रिलेटेड है। या फिर आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो गिवन है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कौन से सेक्शन में दे रखी है, सेक्शन 2, सेक्शन 4, सेक्शन 20, सेक्शन 40, ऐसा देगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सेक्शन 4, क्या याद रखना है, सेक्शन 4। बोल ठीक है सर याद रख लेंगे। मीनिंग क्या है, देखो मीनिंग थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है। पार्टनरशिप की क्या मीनिंग है, आप मेरे को लगता है बीएसटी में पढ़ते हो, बिजनेस स्टडी में 11 में फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर पार्टनरशिप पढ़ा था। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है बताएंगे, मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ। जैसे मेरी शादी नहीं हुई है तब तक मैं अकेला था, 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला बंदा बिजनेस करता था। फिर शादी हो गई, तो शादी होगी तो एक से क्या हो गए, दो। अरे दो हो गए तो पार्टनरशिप हो गई, दो से पहले कभी पार्टनरशिप नहीं हो सकते। मिनिमम पार्टनर कितने चाहिए, बोले 2 चाहिए सर। बोला अच्छा, अरे बिल्कुल, कम से कम पार्टनर, एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, 2 मेंबर्स कैन बी स्टार्ट द पार्टनरशिप फॉर्म। कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए, 2 पर्सन चाहिए, 2 मेंबर चाहिए, वो पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकता है। अकेला शादी कर सकता है क्या, बोले अकेला कैसे करेगा यार, कम से कम 2 लोग चाहिए। तो यहाँ पर भी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितने पार्टनर चाहिए, कितने लोग चाहिए। देखो पार्टनरशिप इज द बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन द 2 और मोर पर्सन। बोले सर शादी तो 2 के बीच में होती है, अरे हो सकती है, वो अपनी सुविधा के हिसाब से हो सकती है, लेकिन हमें ये मान के चलना है कि पार्टनरशिप होगी तो या तो 2 या उससे अधिक लोगों के बीच में हो जाएगी। और वो क्या करते हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं। अरे वो क्या करते हैं बेटा, प्रॉफिट को शेयर करते हैं, मतलब
ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग मिलके अपना बिजनेस तो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट वो शेयर नहीं करते, अकेला बंदा ले रहा है। दैट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ बिजनेस, फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, दैट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। अरे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना ही चाहिए, तभी उसको अपन पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। देखो इसका मतलब वापस से बता रहा हूँ कि पार्टनरशिप एक क्या होता है बेटा, रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू और अ मोर पर्सन। पार्टनरशिप में क्या होता है, बातें पॉइंट टू पॉइंट याद रखनी है। पार्टनरशिप क्या होता है, रिलेशन होता है टू, और वो भी कैसा, बिजनेस रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप, अरे भाई कैसा रिलेशनशिप होगा, पार्टनर जो हो गए, जो पर्सन जो हो गए, उनके बीच में रिलेशनशिप होगा, लेकिन कैसा रिलेशनशिप होगा, बिजनेस रिलेशनशिप। और किसके किसके बीच में, या तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में, टू और मोर देन टू पर्सन। सर उसके बाद में जो क्या करते हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं, और उसके बाद में दे मे बी कैरिड बाय ऑल, मतलब वो अपने बिजनेस को सभी लोग मिलकर भी चला सकते हैं, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उन सभी में से कोई एक व्यक्ति भी उन सबके लिए काम कर सकता है। एक्टिंग फॉर ऑल मतलब सभी लोगों के लिए एक बंदा काम कर सकता है। ये ऐसा हमारा पार्टनरशिप का डेफिनेशन है। याद क्या रखना है, पार्टनरशिप का डेफिनेशन में याद क्या रखना है, और याद क्यों रखना है, एक तो याद रखना है कि जो रिलेशनशिप होता है वो किसके बीच में होता है, टू और मोर पर्सन। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन है बेटा कि फीचर जब देखते हैं ना, तो पहला फीचर यही होता है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि पार्टनरशिप कैसा होता है, तो बोले पार्टनरशिप में 2 लोग होते हैं, तो ये 2 लोग इसका होता है, तो इसका मतलब क्या है, उसका फीचर ही तो है। प्रॉफिट क्या होता है, बोले शेयर होता है, तो ये भी इसका क्या है, फीचर ही तो है। पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, अगर कोई फीचर पूछ ले तो देखो इसके फीचर भी यही है। पहला, टू और मोर पर्सन, प्रॉफिट शेयर होगा, या तो सब मिलके चलाएंगे, या फिर सभी में से कोई एक बंदा उसके लिए काम करेगा। सर उसके बाद में जो मैंने बातें लिखी है वो ज्यादा काम की नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ के बता रहा हूं। उसमें लिखा पर्सन एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड द पार्टनर्स। ये बोल रहे हैं कि जो पर्सन एंटर होते हैं पार्टनरशिप में, वो एक दूसरे के लिए क्या कहलाते हैं, इंडिविजुअली तो क्या कहलाते हैं, पार्टनर कहलाते हैं, और जब वो सारे मिल जाते हैं तो उसको कलेक्टिवली क्या कहला जाएगा, फॉर्म कहला जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, और तीनों ने क्या किया, पार्टनरशिप स्टार्ट किया। तो तीनों ने जब पार्टनरशिप स्टार्ट किया है, वो इंडिविजुअली तो क्या कहलाते हैं, पार्टनर कहलाते हैं। जैसे ए एक क्या है पार्टनर, बी भी क्या एक पार्टनर है, और सी भी क्या एक पार्टनर है। लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो ये कलेक्टिवली क्या कहलाती है, पार्टनरशिप फॉर्म कहलाती है, दैट इज कॉल्ड फॉर्म। मैं पार्टनरशिप फॉर्म बोलूंगा तो इसका मतलब फॉर्म कोई अलग नहीं है, ये तीनों मिलके क्या है, फॉर्म है बेटा। उसके बाद में अगर आपसे कोई पूछे कि पार्टनरशिप का नेचर कैसा होता है, तो मैं आपको बताता हूं। नेचर जो होता है पार्टनरशिप का, वो हमेशा ध्यान रखना, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है बेटा, नॉट सेपरेट। मतलब नेचर का मतलब मैं बताता हूं कि भाई ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है या नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं। पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप भी क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, वैसे की वैसे पार्टनरशिप फॉर्म भी एक हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। तो बोले कैसी होती है सर, अरे पार्टनरशिप जो होती है वो केवल और केवल एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट होती है। मतलब हम क्या मानते हैं पता है, जैसे ये फॉर्म है और ये इसके पार्टनर है ए और बी, तो हम फॉर्म को और पार्टनर को अलग तो मानते हैं। जैसे ये इसमें पैसा लगाता है, ये कभी ड्राइंग भी करता है, तो हम फॉर्म को इंटरेस्ट देते भी हैं, फॉर्म हमें इंटरेस्ट पे भी करती है। ये सब क्यों करता है पता है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम पार्टनर को अलग मानते हैं और पार्टनरशिप फॉर्म को अलग मानते हैं, लेकिन जो रियल में जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब अगर मान लीजिए कोई फॉर्म में अगर नुकसान होता है, फॉर्म कोई इलीगल एक्टिविटी करती है, तो पार्टनर भी रेस्पॉन्सिबल है। अगर मान लीजिए फॉर्म को लॉस हो गया, बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो बहुत ज्यादा लॉस होने की सिचुएशन में अगर फर्म उसको रीपे करने में कैपेबल नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं, इन पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी पर्सनल एसेट्स को सेल करे, उसके बाद में उसके डेब्ट को पेमेंट करे, मतलब उनको चुकाना पड़ेगा। वहां पर ऐसा नहीं बोल सकता। जैसे कंपनी में क्या होता है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। जैसे कोई शेयर होल्डर है, उसने अपनी फर्म में शेयर परचेज किया, मतलब इन्वेस्ट किया है, तो वो केवल उसकी लायबिलिटी जो रहती है उसके अमाउंट इन्वेस्ट तक ही रहती है। जैसे मैंने किसी कंपनी में, रिलायंस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाया, एसबीआई में 1 लाख लगाया, तो अगर मान लीजिए कि उनको लॉस हो गया, तो मेरी ज्यादा से ज्यादा मतलब लॉस हो सकता है, अगर मेरे को मेरी जो ज्यादा से ज्यादा लायबिलिटी बन सकती है वो 1 लाख तक बन सकती है, उससे ज्यादा नहीं बन सकती है। वापस से बोल रहा हूँ, अगर पार्टनरशिप फर्म के बारे में पूछे कि क्या एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, दैट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। केवल और केवल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट एंटिटी है। देखो, फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू नॉट सेपरेट एंटिटी, बट फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू द पार्टनरशिप फर्म एंड द पार्टनर्स आर सेपरेट। बोले ठीक है सर, समझ में आ गया ये तो बात। उसके बाद में क्या बता दिया मैंने, आप पहले बताइए। तो पार्टनरशिप एक्ट बता दिया, क्या बता दिया। उसके बाद में पार्टनरशिप की जो मीनिंग या डेफिनेशन जो है, मीनिंग या डिफाइन जो है, वो किस सेक्शन में है,
तो सेक्शन 4, ये याद रखना। कौन से एक्ट की बात कर रहा हूँ? पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में मैंने उसकी मीनिंग बता दी, मीनिंग क्या होता है वो बता दिया। और मीनिंग बताने के बाद में अगर वो पार्टनर अगर इंडिविजुअली अगर वो पर्सन जो है वो इंडिविजुअली जो फॉर्म में होते हैं उसको तो अपन बोलते हैं पार्टनर, और जब कलेक्टिवली क्या बोलते हैं तो फॉर्म बोलते हैं। बोले ठीक है सर। उसके बाद में ये बता दिया। उसके बाद मैंने बताया कि अगर मान लीजिए पार्टनरशिप को कोई पूछ ले कि एक सेपरेट एंटिटी, लीगल एंटिटी, सेपरेट एंटिटी कैसी है, तो बोलना है कि सेपरेट एंटिटी है लेकिन सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अगर फर्म को लॉस होगा तो वो पर्सन जो होगा, जो पार्टनर है, वो खुद रेस्पॉन्सिबल होगा अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच के उस लॉस को चुकाने के लिए, उसके डेप्थ को चुकाने के लिए। सर फीचर बताया, आप तो बोल रहे इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो इंपॉर्टेंट है कि नहीं मैं बताता हूँ, लेकिन डेफिनेशन मैंने जो बताया था अभी, मैंने जो बोला है वो एज इट इज कॉपी हो रहे होंगे, देख लेना भैया। सबसे पहला लिखा हुआ बेटा कि ये फीचर है टू और मोर पर्सन। ये जो स्टार लगे हुए हैं 1 2 3 4 और 5, ये फीचर है। देख लो इसमें से 5 में से 3 तो मेरे को लगता है उस डेफिनेशन में थे। सबसे पहला क्या था? टू और मोर पर्सन। तो सबसे पहले डेफिनेशन में लिखा ही क्या था हमने? बोले डेफिनेशन सही बोल रहे हैं आप तो सर। डेफिनेशन में क्या लिखा था हमने? A partnership is a business relation between the two or more person। तो सबसे पहला फीचर ही क्या है? टू और मोर पर्सन। बोले ये तो कोई दिक्कत नहीं है सर, टू और मोर पर्सन। सेकंड, एग्रीमेंट होना चाहिए। तो पार्टनरशिप के लिए क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए, या तो ओरल हो सकता है या रिटन हो सकता है। एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि दोनों के बीच में समझौता होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि एग्रीमेंट रिटन ही होना चाहिए। एग्रीमेंट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन, ये मैं आपको पहले बताता हूँ। एक बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस किसको बोलते हैं? जिसका प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सेवा करने के लिए आपने बिजनेस शुरू कर दिया, दैट इज नॉट अ बिजनेस। एक प्रॉफिट शेयर होना चाहिए, वो भी मैंने आपको बता दिया था डेफिनेशन में। और एक लास्ट लाइन, वो भी मैंने ऑलरेडी क्या नाम है अपना डेफिनेशन में अपने डिस्कस कर दी है। उस डेफिनेशन में लिखा हुआ है बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बोले क्या मतलब है सर? कि बिजनेस कैरी किया जा सकता है सभी के द्वारा, या फिर उनमें से कोई एक व्यक्ति उन सभी के लिए भी काम कर सकता है। ये हमारे फीचर है। फीचर में मैं पहले बताता हूँ। एक तो कितने व्यक्ति होने चाहिए? कम से कम 2 और ज्यादा 3 4 5। अब कितने होंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। एग्रीमेंट होना चाहिए। बोले हाँ सर। बिजनेस भी होना चाहिए, सेवा काम नहीं होना चाहिए। उसके बाद में प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। और बिजनेस या तो वो सारे लोग मिलकर संभालते हो या फिर उनमें से कोई एक व्यक्ति संभालते हो। दैट इज अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप। कि भाई पार्टनरशिप कैसी होती है, इसका फीचर है ये सब। ये सारे किसके फीचर दे रखे? पार्टनरशिप के फीचर दे रखे। बोले ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसके अंदर जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है बेटा वो ये मैंने जो स्लाइड बनाई है, इसमें से मेरे को ज्यादा कुछ नहीं बताना था। मेरे को ये बताना था, एक एग्जामिनर थोड़ा मस्ती करता है। मतलब पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं ये सबको पता है। एग्जामिनर पूछता है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं बताइएगा? 20, कुछ बच्चे बोलते 50, कुछ बच्चे बोलते 100। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म, इन पार्टनरशिप फॉर्म। ये ऐसा एक क्वेश्चन पूछते हैं। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज या नन ऑफ द अबव। ऐसा कुछ ऑप्शन पूछते हैं। बच्चे बहुत जोश में होते हैं, सबको ही पता है। बोले बच्चे तो जोश में रहते हैं, इसमें क्या है? बच्चे जोश में बोले कि सर ने बताया था 50। अरे गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, 1 नंबर का। आपने इतना पढ़ा कोई काम का नहीं। बोले क्यों सर? क्योंकि आपको खाली नंबर सोच, जैसे आपने क्या पढ़ा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। आपके दिमाग में क्या घूम रहा है बार बार? कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होगा, यही घूम रहा है। आपने ना तो ऊपर पढ़ा ना नीचे पढ़ा, सीधा आंसर बोले 50। कुछ बच्चे बोले नहीं 100, और वहां पर भी वापस घमासान। मैं बोल रहा हूँ 50 भी गलत है, 100 भी गलत है, आंसर रहेगा डी। बोले सर क्या बात कर रहे हैं सर, हमारे सर कोई पागल थोड़ी है यार, हमारे सर ने बताया 50 होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पावर है उसके पास उसको बढ़ाने का, और वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 100 हो सकते हैं। अरे हमारे सर ने तो ऐसा बताया था, आप बोल रहे नन ऑफ दिस। तो मतलब आपके कहने का मतलब 10 होते ही? अरे 10 नहीं होते मूर्खानंद। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। बोले क्या देखे बताइए? क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932। एग्जामिनर को मस्ती करने का बहुत शौक है, करेगा ही करेगा मस्ती। वो हमसे पूछा बेटा कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होना चाहिए इन द पार्टनरशिप फर्म। तो आपको आंसर लेना है नॉट प्रिस्क्राइब्ड। नॉट, सर हमारे सर ने बताया था वो क्या है?
अरे आपके जो सर ने बताया है वो ये बताना चाहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं और वो 50 100 हो सकते हैं। एट प्रेजेंट में हमारे नंबर ऑफ पार्टनर कितने हैं बेटा, मतलब 2013 जो कंपनी एक्ट है उसमें दे रखा था कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 100 हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद में 2014 में कंपनी के कुछ रूल आए, उस रूल के हिसाब से कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। बोले ठीक है सर, लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ, यहाँ पर एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि वो बच्चे का ध्यान कितना है। ध्यान देखना बेटा, यहाँ पर कंपनी एक्ट नहीं पूछा, पार्टनरशिप एक्ट है। आपको पहले पता होना चाहिए कि कम पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर कितने हो गए, 2 हो गए, ये तो हमें पार्टनरशिप एक्ट में पता है, लेकिन किसका नहीं पता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर पार्टनरशिप में कितने हो गए, ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं पता है, वो कंपनी एक्ट में पता है। बोले क्या बात कर रहे हैं सर, अरे क्या बात नहीं कर रहा, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। कौन से एक्ट में पता है बताइए, कंपनी एक्ट में पता है। मतलब ये सारी की सारी चीजें, मैक्सिमम नंबर आपको 50 बताया, 100 बताया, वो कंपनी एक्ट में बताया गया है, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताया गया। ये फिर से बता देता हूँ आपको, देखो क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम पार्टनर अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, मतलब प्रिस्क्राइब ही नहीं किया गया है, पार्टनरशिप एक्ट में लिखना ही भूल गए हैं कि नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर कितना होगा वो दिया हुआ नहीं है। लेकिन हाउएवर द कंपनी एक्ट 2013 में एक कंपनी एक्ट आया था, आपको बताइए, उसका एक सेक्शन है 464, और ये सेक्शन कौन सा याद रखना है, 464। उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या दिया गया, पावर दिया गया है कि आप 100 पार्टनर्स को पार्टनरशिप फॉर्म में 100 पार्टनर्स आप कर सकते हैं, मतलब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एक पार्टनरशिप फॉर्म में कितना रख सकते हैं, 100। कौन से सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, सेक्शन 464 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। अरे कंपनी एक्ट कब आया था, 2013 में, उसका सेक्शन नंबर 464 क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंपावर देता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी 100। लेकिन 2013 के बाद में, उसके बाद में 2014 में एक और रूल आए थे जिसको अपन बोलते हैं वाइड रूल नंबर 10, वाइड रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज रूल 2014। कंपनी के बाद में जो रूल आए 2014 के अंदर, उसमें एक रूल नंबर था वाइड रूल नंबर 10। क्या था बेटा, वाइड रूल नंबर 10। उसमें क्या बताया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया कि भाई हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं बेटा, 50। आज के टाइम में आपसे पूछे कि नंबर ऑफ पार्टनर इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013, दैट इज द योर आंसर इज 50, नॉट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, नॉट प्रिस्क्राइब। अभी कंपनी एक्ट के हिसाब से कितना है, तब तो क्या बताओगे आप, 50 बताओगे। और अगर आपसे पूछेगा कि भाई कंपनी एक्ट के हिसाब से कितना, तब तो 50 बताओगे, और आपसे पूछा जाएगा कि पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से कितना, तो आप क्या बताओगे, नॉट प्रिस्क्राइब। ये आपको बातें ध्यान रखनी। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक नोट लिखा मैंने, देखो अभी ये बातें तो पता चल गई ना आपको, क्या बताया मैंने। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको ट्यूशन एग्जाम में पूछ ले कि मिनिमम पार्टनर, बोले 2, मैक्सिमम बोले 50, बोल सकते हैं आप, मैक्सिमम 50 बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोला। ये भी कंपनी एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट तब तो बोल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अगर वो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से पूछ लेता है तो फिर 50 मत बता देना, उसको बोलना है कि पार्टनरशिप एक्ट में तो प्रिस्क्राइब ही नहीं है। कंपनी एक्ट 2013 में बोला गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंपावर दिया गया था कितना का, 100 का, लेकिन सेक्शन 464 में। लेकिन उसके बाद में कंपनी के जो रूल आए 2014 में, उसमें एक रूल डाला था वाइड रूल नंबर 4, सो वाइड रूल नंबर 10। उस वाइड रूल नंबर 10 में क्या बताया गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना हो सकता है, 50 हो सकता है। तो 8% में कितना है बेटा, 50 है। ठीक है सर, ये मैंने आपको बता दिया। एक ध्यान रखना कि पार्टनर जो है उसमें माइनर पार्टनर बन सकता है क्या, माइनर का मतलब जो आपका 18 ईयर से कम का है। बोले माइनर पार्टनर बन सकता है कि नहीं बन सकता, माइनर पार्टनर बन सकता है, लेकिन केवल प्रॉफिट में, लॉस में नहीं। तो ये आपको 4-5 फीचर बताया पार्टनरशिप कैसी होती है। तो पहले तो आपको पता रखना है कि मिनिमम 2 और मोर पार्टनर होना चाहिए, उसके बाद में एग्रीमेंट होना चाहिए। विदाउट एग्रीमेंट की पार्टनरशिप नहीं चलेगी, या मतलब स्टार्ट नहीं हो सकती। एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। बोले हमारे सर ने तो बताया रिटर्न होना चाहिए। अरे मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना आप। आपके जो सर ने बताया है वो ये बताया है कि रिटर्न होने में ज्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है तो एग्रीमेंट आप ओरल भी कर सकते हो और रिटर्न भी कर सकते हो। ओरल में डिस्प्यूट होने का चांसेस रहता है बेटा, रिटर्न में डिस्प्यूट होने का चांसेस नहीं रहता है। और जो रिटर्न अपन जो एग्रीमेंट बनाते हैं वही हमारे को पार्टनरशिप डीड कहलाती है। क्या कहलाती है, पार्टनरशिप डीड, जिसको अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। बोले ठीक है सर। 2, उसके बाद में बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। उसके बाद में क्या होना चाहिए, ये सब होने के बाद में या तो वो बंदा अकेला बंदा, सर या तो वो सारे मिलके पार्टनरशिप फर्म को चलाएंगे, या फिर उनमें से कोई एक बंदा चलाएगा। बोले ठीक है सर। एक नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा, वो है पार्टनरशिप डीड। बोले पार्टनरशिप डीड क्या होती है सर, अभी देखिए एग्रीमेंट किया कि नहीं किया, किया सर। कैसे कर सकते हैं, ओरल भी कर सकते हैं और रिटन भी कर सकते हैं। ओरल एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही देखिए, लेकिन जो एग्रीमेंट आपने अगर रिटन में कर दिया दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। याद नहीं रखना यार, बोले याद रखना पड़ेगा, घर पे जाके याद करेंगे। क्या याद करोगे, अरे पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। तो जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। क्या लिखा हुआ है,
रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स आर नोन एज पार्टनरशिप डीड। अरे जो पार्टनर्स के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है सर। उसमें क्या लिखा होता है, कुछ डिटेल होती है, टर्म एंड कंडीशन होती है। एक ध्यान रखना, पार्टनरशिप डीड जो होती है वो क्या होती है, लीगल डॉक्यूमेंट होती है और साइन बाय ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स को साइन करते हैं। कुछ कंटेंट है जो पार्टनरशिप डीड में शामिल रहता है। देखिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे को किसी बंदे के साथ पार्टनरशिप करनी है, तो मैं अगर उसमें एग्रीमेंट बनाऊंगा, एग्रीमेंट रिटर्न में बनाऊंगा, तो उसको अपन डीड बोलेंगे। तो डीड में क्या कंटेंट मेंटेन करूंगा, शादी की तारीख तो मेंटेन कर नहीं सकते, खाना कहाँ होगा वो तो मेंटेन कर नहीं सकते। बोले क्या मेंटेन करेंगे सर, अरे हम मेंटेन करेंगे भी हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में हम कौन पार्टनर है, हमारी फॉर्म का नाम क्या रहेगा, हमारी फॉर्म का प्लेस क्या रहेगा, हम पार्टनर्स के नाम एड्रेस वगैरह ये सब मेंशन रहेगा। हम लोग प्रॉफिट के शेयर रेशियो में शेयर करेंगे, हम कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और हमने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना वो किस रेशियो में करना है, हम जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम जो ड्राइंग करेंगे उसके ऊपर फॉर्म इंटरेस्ट चार्ज करे, ड्राइंग के ऊपर चार्ज करेगी या नहीं करेगी, और भी एक्सेट्रा इंटरेस्ट लोन वगैरह सारी बातें किसमें लिखी आती है, पार्टनरशिप डीड में लिखी आती है। तो पार्टनरशिप डीड एक टाइप का क्या है, एग्रीमेंट है। कैसा एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। ये तो बराबर है सर। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि उस एग्रीमेंट में सारी बातें वो लिखी जाती है, सारी बातें वो लिखी जाती है जिससे फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट नहीं हो। जैसे मान लीजिए मैंने पार्टनरशिप शुरू कर दी, ए और बी दो पार्टनर है, और 3:2 में पार्टनर प्रॉफिट बांटते हैं। किस रेशियो में, या फिर ऐसा नहीं करते, काम करते हैं जैसे मान जर्नल क्वेश्चन है, जैसे एक ए है एक बी है, इसने 1 लाख लगाया, इसने 2 लाख लगाया, साल के बाद में 50,000 का प्रॉफिट हुआ, 50,000 का क्या हुआ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी, तो ए को मिलेगा 25 और बी को कितना मिलेगा 25। बोले क्यों सर, क्योंकि हम ये मानते हैं कि उनको तो कुछ डिसाइड ही नहीं किया था। लेकिन अगर डिसाइड नहीं किया था, अब दिक्कत ये आ रही है, ए बोल रहा है कि मेरे को भी 25, बी बोल रहा है मेरे को भी 25, बी बोल रहा है कि मैंने तो पैसे ज्यादा लगाए थे, तो मेरे को तो क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए। अरे भाई तूने पैसा ज्यादा लगाया है कि कम लगाया है, अब तेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए था कम मिलना चाहिए था, वो सारा का सारा डिस्प्यूट अगर नहीं करना है तो तू पहले पार्टनरशिप डील बनवा, और पार्टनरशिप डील में सब लिख कि भाई मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, इसको कम मिलेगा, मेरे को इस रेशियो मिलेगा, इसको इस रेशियो मिलेगा। तो इस तरह से आप पहले क्या करते हो, पार्टनरशिप डील बनवा दो ताकि वो डिस्प्यूट नहीं हो। बोले ठीक है सर। तो ये सब मैंने वही मैटर लिखा, आप पढ़ सकते हैं इसको। फॉर्म का नाम है, एड्रेस है, पार्टनर के वगैरह, प्लेस ऑफ बिजनेस है, कब बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल कितनी लगाई है, ड्राइंग का टाइमिंग क्या है ना, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग है, लोन, ये सब बातें मैंने आपको पहले ही बता दी। तो उसके बाद में ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को ये लगता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। एक तो मैंने जो इंपॉर्टेंट बताया, देखो इतनी सारी बताई है, उसमें से मैंने मेरे को जो अभी भी पर्सनली इंपॉर्टेंट लगती है, वो तो एक तो लगता है कि भी आप पार्टनरशिप की डेफिनेशन है वो किस सेक्शन में दे रखी है, तो सेक्शन 4 में दे रखी है। एक मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है, ध्यान रखना। पार्टनरशिप एक्ट में उसको प्रिस्क्राइब नहीं कर रखा है, कंपनी एक्ट में कर रखा है, ये ध्यान रखना। और एक मेरे को लगता है ये इंपॉर्टेंट है बस, उसके बाद में हमारा थ्योरी कुछ मत पढ़ना। मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि आप अपनी बुक से थ्योरी पढ़ोगे उलझ जाओगे। ये मैंने वही थ्योरी लिखी है, आपकी बुक से लिखी है, मन से नहीं लिखी है, बुक्स में से ही लिखी है, लेकिन वही लिखी है जो एग्जाम में पूछता है। देखो मान लीजिए कि अगर पार्टनरशिप एक्ट या सॉरी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, कोई दोस्त थे, दो लोग थे, और बोलते कि हम इस विंटर में ये कुछ बिजनेस करने का सोच रहे हैं, और उन्होंने कोई डीड वगैरह नहीं बनाई। तो डीड नहीं बनाई, और डीड नहीं बनाने की वजह से मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस डिस्प्यूट का जो सॉल्यूशन निकलेगा वो ना तो मेरे हिसाब से निकलेगा ना उसके हिसाब से निकलेगा, वो निकलेगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ प्रोविजन दे रखे थे। क्या दे रखा है बेटा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ प्रोविजन दे रखे हैं, उसके हिसाब से मैटर का सॉल्यूशन निकलेगा। बोले बताइए क्या मैटर क्या सॉल्यूशन। देखो सबसे पहला जो आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वली होगा। इक्वली का मतलब जितने भी पार्टनर हो गए उनमें सब में प्रॉफिट इक्वली ही बटेगा, चाहे बंदा कोई कैपिटल ज्यादा लगा रहा है चाहे वो कम लगा रहा है। ये मैं मेरे हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मैं फिर से बताता हूँ, ये मैंने नहीं बताया है, ये पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ प्रोविजन दे रखे हैं, उसके हिसाब से चलेगा। अरे प्रॉफिट कैसा रहेगा आपका, इक्वल रहेगा। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लीजिए कोई बंदा है 5 लाख रुपए लगा देता है, एक बंदा है जो 2 लाख लगाता है, और ये पार्टनरशिप डीड में ये 5 लाख वाला बोलता है कि नहीं देखो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो हमने कैपिटल लगाई है उसके ऊपर 6% 10% इंटरेस्ट देना चाहिए। ये गलत है, उसको बोलना कि भाई देख ये सब चीजें पहले होनी चाहिए थी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, नॉट अलाउड, नॉट पेड। याद आ जाएगा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड।
उसके बाद में सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे मान लीजिए किसी पार्टनर ने ड्राइंग कर दी, और फिर अगर आप उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो पॉसिबल नहीं है, मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर होना चाहिए था तो वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए था। मैं बता रहा हूँ कि पार्टनरशिप डीड हम बनाना भूल गए हैं, और बाद में ऐसे कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट पेड या नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज। उसके बाद में अगर पार्टनर को रेमुनरेशन की मांग करता है, रेमुनरेशन सैलरी कमीशन ये मांग करता है, जैसे मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, और ए और बी पार्टनर 3:2 में है, मान लीजिए साल के एंड में प्रॉफिट होता है, और ये बी है जो वर्किंग पार्टनर है, मान लीजिए क्या है आपका वर्किंग पार्टनर है, और ये स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग का मतलब ये एक्टिव नहीं है, ये अकेला व्यक्ति संभाल रहा है, और पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं है, और ये साल के एंड में बोलता है कि भाई देखो बिजनेस तो मैंने ज्यादा काम किया, मैंने ज्यादा संभाला है, तो मेरे को आप मंथली 20,000 रुपए की सैलरी दे दो। वो गलत है, वो डिमांड कर रहा है, वो गलत है। बोले गलत क्यों है सर? क्योंकि देखो पार्टनरशिप डीड में तो मेंशन नहीं था, और फिर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं होता तो कौन से प्रोविजन मेंशन एक्टिव हो जाते हैं? प्रोविजन हमारे जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दे रखे हैं वो प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसमें क्या दे रखा है कि किसी भी पार्टनर को कोई रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा, नॉट अलाउड या नॉट पेड। बोले ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद में क्या सर? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ये पूछता है। मतलब अगर मान लीजिए, देखो एक बात बताता हूं, जैसे विनोद मेरा नाम है, मैं एक पार्टनर हूं, और ये मेरी फॉर्म है, ये मेरी क्या है? फॉर्म। फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं? पैसा लगाता हूं, और जो फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए जो मैं पैसा लगाता हूं एज ए इन्वेस्टमेंट, वो हमारा कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? तो मैंने क्या लगा दिया? कैपिटल लगा दिया। और जो कैपिटल लगाया है उसके ऊपर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं थी तो मैं डिमांड करूंगा कि मेरे को इंटरेस्ट दो, तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन कभी कभार फॉर्म को और पैसा चाहिए, तो या तो ऑप्शन है कि बैंक से लोन ले लो। मैंने बोला कि नहीं मैं लोन ले दूंगा, आप चिंता मत करो। विनोद ने क्या दे दिया है? लोन दे दिया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान रखना, एग्जामिनर पूछता है। क्या दिया है? विनोद ने क्या दिया है? फॉर्म को लोन दिया है। तो विनोद ने जब फॉर्म को लोन दिया, भले ही पार्टनरशिप डीड है कि नहीं है, अब फॉर्म की ड्यूटी है कि फॉर्म क्या करेगी? विनोद को इंटरेस्ट पे करेगी। किसके ऊपर? लोन के ऊपर, कैपिटल के ऊपर नहीं। इसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर इंटरेस्ट पे होगा, ये ध्यान रखना। भले डीड बनी हुई है, डीड नहीं बनी हुई, डीड बनी हुई है तो डीड के हिसाब से पे होगा जो रेट होगी, और डीड बनी हुई नहीं है तो 6% पर एनम आपको पे करना है। 6% नहीं, 6% पर एनम। ये लाइन ध्यान रखना बेटा, बहुत बार एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। जैसे मान लीजिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन should be option A 6%, option B 12%, option C 12% per annum, option C 10% per annum, and option D 0.5% पर मंथ। देखिए एग्जामिनर थोड़ा सा कभी कभार जब आपको डिफिकल्ट या गलत करवाना चाहता है तो वो क्या करता है? देखो यहाँ पर क्या लिखा? 6%। 90% बच्चे पहले इस पे टिक करेंगे और ऑप्शन क्या पर क्या जाएंगे? बोला हो गया आपने 6%। सर ने बताया था, सर ने बताया था, वो बराबर सुना नहीं तूने। बोले क्या बात कर रहे सर? अरे सुना होता तो मजा आता। इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को देना है। क्यों? क्योंकि डीड का भले एब्सेंस है लेकिन फिर भी देना है। लेकिन कितना देना था? 6% देना था। लेकिन क्या था? पर एनम। अरे पूरे साल का कितने परसेंट देना था यार? 6%। और यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ 6% पर एनम है? यहाँ तो सिर्फ 6% है, तो गलत हो जाएगा नहीं यार। जैसे एक एग्जांपल के लिए, जैसे एक बंदा है एक्स, उसने लोन दिया 1 अक्टूबर 2025 को, और वो दिया 1 लाख रुपए का, और आपसे बोला जाए कि 31 मार्च 2026 को उसका इंटरेस्ट ऑन लोन बताइए, तो 6% के हिसाब से क्या आंसर आएगा बताइएगा? अरे 6% के हिसाब से आएगा 1 लाख का, डायरेक्ट क्या निकाल दीजिए? 6%, और वो कितना आ जाएगा? 6,000। दैट इज नॉट अ करेक्ट आंसर, दैट इज द रॉन्ग आंसर। बोले आप क्या कहना चाहते हैं सर? अरे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उसको 1 लाख के ऊपर दीजिए इंटरेस्ट। कितने परसेंट? 6% नहीं, 6% पर एनम, मतलब पूरे 12 महीनों का है 6% तो। लेकिन क्या इसने लोन पूरे 12 महीनों के लिए दिया है क्या? अरे दिया कब है बोलो? सर 1 अक्टूबर को दिया है, 1 अक्टूबर 2025। और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कब कर रहे हैं हम? 31 मार्च 26 को। अक्टूबर का देना है, नवंबर का देना है, दिसंबर का देना है, जनवरी का देना है,
फरवरी और मार्च सिर्फ 6 महीनों का देना बेटा, तो इसके हिसाब से 6 मंथ का दिया जाएगा, जो कि आंसर कितना आएगा 3000। तो आप समझदार हैं, आप ये ऐसी गलती नहीं करें। देखो इसमें 6% आया तो गलत हो गया। दूसरा 12% तो है ही नहीं, 10% भी। लेकिन बच्चे के दिमाग में ये नहीं आता, बोले ये क्या है, अरे 0.5% पर मंथ का मतलब क्या है, अरे 6% पर एनम हुआ नहीं यार, एक महीने का कितना, सॉरी 12 महीनों का कितना देना आपको, 6%। तो ये तो 12 महीनों का है, तो 12 महीनों में मतलब अगर बात एक साल का है 6%, तो साल में महीने कितने होते हैं 12, तो 12 का डिवाइड करें तो कितना आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा। तो ये ऐसी बातें हैं, कुछ पूछे जा सकते हैं, आप थोड़ा ध्यान रखना। मेरे को जो पर्सनल इंपॉर्टेंट लगता था वो मैंने अभी थ्योरी का सारा खत्म कर दिया। थ्योरी का मतलब आप यूं नहीं कि इसको लंबी चौड़ी गाथा बना दे यार, कुछ नहीं याद करना। देखो थोड़ा सा पार्टनरशिप का डेफिनेशन है ना, पार्टनरशिप का डेफिनेशन, उसके बाद में पार्टनरशिप के डेफिनेशन का सेक्शन, बोले ठीक है सर वो भी पढ़ लेंगे। उसके बाद में अगर आपने सेक्शन पढ़ दिया, फ्यूचर पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो फ्यूचर पढ़ते हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, किसकी बात करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पार्टनर होगा वो किसके हिसाब से, वो केवल और केवल ध्यान रखना बेटा कि हम कंपनी एक्ट में उसको डिस्क्राइब कर रखा है, प्रिस्क्राइब कर रखा है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में प्रिस्क्राइब नहीं कर रखा है। बोले ये तो ठीक है सर, मतलब मेरे कहने का मतलब है आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, तो आपको डायरेक्ट बोल देना 50, लेकिन ऐसा पूछ ले कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो आपको याद रखना है नॉट प्रिस्क्राइब, कंपनी एक्ट में प्रिस्क्राइब कर रखा है। तो मैंने ये सारी जो बातें बताई हैं वो मेरे को लगता है इससे रिलेटेड सारी बता दी है, थ्योरी से रिलेटेड, कि अगर मान लीजिए अगर कोई पार्टनर, सॉरी अगर कोई पार्टनर अगर लोन देता है तो कितने परसेंट इंटरेस्ट देना, 6% पर एनम। लेकिन क्वेश्चन इतना एग्जामिनर इसे नहीं पूछता है, क्वेश्चन का पैटर्न मैंने अभी बता दिया। क्या बता दिया है कि अगर पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना होगा, तो पहला ऑप्शन क्या होगा 6%, दूसरा ऑप्शन होगा 12%, तीसरा ऑप्शन होगा 10% और चौथा ऑप्शन होगा 0.5% पर मंथ। देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल सही कौन सा है, सबसे नीचे वाला। क्यों सर, हमारे तो सर ने बताया था 6%, अरे 6% तो सर ने बताया था, लेकिन आगे 6% पर एनम भी बताया था, 6% पर एनम भी बताया था। हम बता रहे बेटा 6% पर एनम मतलब एक साल का ब्याज कितना होना चाहिए, 6% होना चाहिए, ना कि पूरा 6% होना चाहिए, जिसका एग्जांपल मैं अभी आपको दे चुका हूं। तो मेरे कहने का मतलब है इसका राइट आंसर क्या रहेगा बेटा, 0.5% पर मंथ। बोले नहीं नहीं समझ में नहीं आया, 0.5% पर मंथ कैसा आया। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि आपका 6% जो है वो 12 महीनों का है, मतलब एक साल का पूरा। तो एक साल में महीने कितने होते हैं, बोले एक साल में तो 12 महीने होते हैं। बोले हमारे तो 10 होते हैं, तो ऐसा किसी की नहीं होता है, हमारे भी 12 ही होते हैं, आपके भी 12 ही होते हैं। तो 6% जो है अगर 12 महीनों का है, एक महीने का कितना आ जाएगा यहाँ, 0.5%। तो ऐसा अगर ऑप्शन दिया जाए तो थोड़ा बराबर पढ़ के करना। मेरे को लगता है कि मैंने जो इतने आधे घंटे की जो क्लास ली है, उस आधे घंटे में मैंने जो डिस्कस किया है, मेरे को ऐसा लगता है उसमें से दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, पहला, और वो भी कंफ्यूज करेगा, पार्टनरशिप एक्ट देगा और गलत करके आ जाओगे। आपको क्या करना है, कंपनी एक्ट के हिसाब से देखना, दे रखा है तो टिक करना है, और अदरवाइज नॉट प्रिस्क्राइब करके आना है। पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से क्या है, नॉट प्रिस्क्राइब। एक क्वेश्चन तो वो इंपॉर्टेंट लगता है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट लगता है वो यही लगता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स को। देखो उसमें भी क्या करता है बच्चा, क्या करता है, मेरे को ऐसा, मेरा पर्सनल ऐसा लगता है कि बच्चा क्या करता है, थोड़े टाइम बाद में सब भूल जाएगा। पढ़ा दिया, वीडियो देख लिया, सब कुछ हो गया, बोले खत्म सर आगे चलो आप। तो मेरे को क्या लगता है पता है, फिर क्वेश्चन आता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल should be given to partners. Option A 6% per annum, option B 6%, option C 0.5% per month, और ऑप्शन D none of these। एग्जामिनर बहुत चैप्टर है, वो बहुत दिमाग से क्वेश्चन बनाता है, वो बच्चे को सोचने का मौका नहीं देता है। बच्चा उलझा हुआ इसमें, रेट में इसमें था, ये था, ये था, बस इतना ही उलझता है, कॉन्सेप्ट सारे दिमाग से निकल गए, क्योंकि वो ऑप्शन देखता है, बोले इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है। अरे पहले ऑप्शन नहीं बेटा, पहले उसको पढ़ना है। बोले क्या पढ़े सर, मैंने बताया इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना चाहिए, तो वो दिमाग में 6% घटा दिया है बच्चों को स्कूल में। बोले कुछ भी आए 6%, अरे मूर्खानंदो जो 6% है वो केवल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है। कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, वो कितने परसेंट है, 6% है। अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी दिया ही नहीं जाता है, अगर पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाएगा। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दिया जाता होगा, अरे मूर्खानंद तो वो भी नहीं दिया जाता है। सर पार्टनर्स को सैलरी नहीं दिया जाएगा, सर पार्टनर्स को कमीशन नहीं दिया जाएगा। मैं बता रहा हूं फिर से, आपको तो इतना याद रखना बेटा कि अगर पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है तो एक तो रेशियो बराबर याद रखना, इक्वल, बोले ये तो याद रख लेंगे, और बाकी कुछ भी ना तो चीज देनी है
ना कुछ लेनी है, एक चीज को छोड़ते हुए। अगर कोई पार्टनर फर्म को क्या देता है, लोन देता है, ये पार्टनर है और ये फर्म है, अगर पार्टनर फर्म को क्या देता है, लोन देता है, तो फिर इसके ऊपर फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। अगर डीड में लिखा हुआ है उस रेट से करेगी, और डीड में लिखा हुआ नहीं है तो 6% पर एनम करेगी। बात सुन लेना, कभी कभार एग्जामिनर और मस्ती करता है, बस 6% तो दे रहा है ऑप्शन में, लेकिन देगा क्या पता है क्या। जैसे ये बंदा है पार्टनर और ये फर्म है, और फर्म क्या करती है, पार्टनर को लोन देती है। फर्म गिव लोन टू द पार्टनर, या पार्टनर टू लोन फ्रॉम दी फर्म, पार्टनर ने फर्म से क्या लिया, लोन लिया। अब बताइए कि पार्टनर अगर डीड का अब्सेंस है तो क्या वो इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर फर्म को पे करेगा कि नहीं करेगा, तो नॉट प्रिस्क्राइब है, मतलब नॉट पेड, पे नहीं करेगा। वो 6% केवल किसके लिए है, अगर फर्म को कौन देता है, पार्टनर देता है, और वो भी डीड नहीं है तो भी 6% पे करेगा। सर डीड में अगर 10% होगा तो फिर 10% देगा यार, डीड है तब तो फिर वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डीड नहीं है तो ये चीज है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने देखो ये जो स्लाइड थी वो पूरी कर दी है, ये छोटा सा एक टॉपिक था। बहुत सारे बच्चे, मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब रिवीजन शुरू करते हैं तो थ्योरी में क्या पढ़ते पता है, वो जो बुक में लिखी हुई पूरी थ्योरी पढ़ते हैं, उसको लगता है कि मेरा एक नंबर भी कटना नहीं चाहिए। लेकिन देख, नंबर जब कटना है तो कट के रहेगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि ये जो चीजें मैंने बोर्ड पे लिखी थी, क्या पता होना चाहिए, तो पार्टनरशिप एक्ट क्या पता होना चाहिए, तो दूसरा पार्टनरशिप की मीनिंग या डेफिनेशन पता है या नहीं, चल जाएगा, लेकिन कौन सा सेक्शन में दे रखी है, तो पार्टनरशिप एक्ट का जो सेक्शन नंबर कौन सा है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन नंबर कौन सा है, सेक्शन नंबर 4 है। उसके फीचर देखो, 2-3 बताया, वो काम क्या है, 2 और मोर पर्सन, तो 2 और मोर पर्सन, 2 तो है मिनिमम, लेकिन मोर पर्सन का मतलब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, वो मैंने बता दिया, 50 किस हिसाब से और 100 किस हिसाब से। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, मतलब प्रिस्क्राइब भी नहीं है, वो कंपनी एक्ट के हिसाब से आप देख लेना। सेक्शन 464 था, वो तो किसके हिसाब से था कि सेक्शन 464 में सेंट्रल गवर्नमेंट को इंपावर किया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 100 हो सकता है। और वाइड रूल 2 ऑफ जो 10 आया था बाद में, जो 2014 में जो रूल्स आए थे, उससे बता दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट में कि हमारा जो नंबर ऑफ पार्टनर रहेगा, पार्टनरशिप फॉर्म में, वो 50 रहेगा। और ये भी बता दिया था सर फीचर मैंने बता दिया, 2 और मोर पर्सन, तो याद रखना, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्जामिनर पूछ ले, मान लो एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, ओरल के रिटर्न, तो ऐसा मत करना कि रिटर्न होना चाहिए, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। अगर जो एग्रीमेंट रिटर्न हो जाता है उसी को अपन पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। एक पार्टनरशिप डीड के बारे में बता दिया, और अभी जो लास्ट मैंने टॉपिक खत्म किया है वो ये बताया है कि अगर पार्टनरशिप डीड अगर कोई पार्टनर बनाना भूल जाते हैं तो फिर क्या चीजें एप्लीकेबल होगी, क्या क्या मतलब प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए हैं, वो मैंने आपको बता दिया। कि याद कुछ मत रखना, पहले याद रखना कि प्रॉफिट शेयर रेशियो तो रहेगा सेम अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। और दूसरा, ना तो इंटरनेशनल कैपिटल देना है, भले वो कितना भी पूछ ले, इंटरनेशनल कैपिटल की रेट बता, 6% 10% बोला, इंटरनेशनल कैपिटल देना ही नहीं है। इंटरनेशनल ड्राइंग नहीं चार्ज करेंगे, पार्टनर्स को सैलरी नहीं देना है, इंटरनेशनल सॉरी क्या नाम है, कमीशन बोनस कुछ नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ एक देना है, अगर पार्टनर फर्म को लोन दे देता है तो 6% इंटरेस्ट ले लेना। खत्म सर, ये तो हमारा था। उसके बाद में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रैक्टिकल के। प्रैक्टिकल भी लंबा छोड़ा है थोड़ा सा, यही फर्स्ट चैप्टर है बेटा जो आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करेगा। आगे आपको गुडविल पढ़ना है, एडमिशन पढ़ना है, रिटायरमेंट पढ़ना है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ना है, उनमें ये जो कुछ चीजें हैं जो आपकी हर जगह काम आएंगी। तो हम नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे ये वाली चीजें। इंटरेस्ट लोन का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, उसके बाद में इंटरेस्ट सॉरी पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, और पार्टनर्स कैपिटल और गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट।